ओके बेटा, तो आज जो ज्योग्राफी 6 थी यानी जो बुक है हमारी द अर्थ आवर हैबिटेट, इसका हमें लास्ट बट वन यानी चैप्टर 8 पढ़ना है। एंड इट इज़ इंडिया, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। अभी हमने बहुत कुछ इंडिया के बारे में पिछले चैप्टर में पढ़ा, और चूंकि जो एक मुल्क होता है वो डिपेंड करता है इन चीज़ों पर, यानी उस मुल्क का क्लाइमेट किस तरह का है, आब हवा जिसको हम कहते हैं, मौसम वगैरह कैसे हैं। तो वेजिटेशन यानी वहाँ के जो कुदरती तौर पर जो वहाँ पर पेड़ पौधे उगते हैं वो कैसे हैं। और इसके अलावा जो कुदरती तौर पर जो वहशी जानवर होते हैं, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स या वाइल्ड एनिमल्स जिनको हम कहते हैं, वो भी बहुत ही खास अहमियत रखते हैं। तो इन चीज़ों को जब हम किसी मुल्क के बारे में पढ़ते हैं तो इस ज्योग्राफी का एक अहम कंपोनेंट होता है। ज्योग्राफी का यानी किसी भी मुल्क की ज्योग्राफी को, उसके रिसोर्सेज को समझने के लिए कि ये मुल्क किस तरह का है, कैसा है, तो ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम इस पर बात करेंगे। सो इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट, इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू ए नंबर ऑफ रीजन्स। अगर हम क्लाइमेट की बात करेंगे तो इसको हम बहुत सारे रीजन्स में अलग अलग, क्योंकि टोपोग्राफी इसकी बहुत है, हमने पिछले उसमें पढ़ा कि इसमें मैदानी इलाका है, पहाड़ी इलाका है, इसमें पठार है, इसमें साहिली इलाके हैं, इसमें रेगिस्तान है। तो बहुत सारे जगहों पर अलग अलग क्लाइमेट हो सकता है। लेकिन ब्रॉडली, हाउएवर, फॉर द मोस्ट पार्ट इंडिया हैज़ अ ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट। लेकिन अगर देखा जाए कि जिस तरह से हम वर्ल्ड लेवल पर मुख्तलिफ ममालिक के उनको अलग अलग जुमरों में तकसीम करते हैं, तो उस हिसाब से हमारे मुल्क का जो क्लाइमेट बनता है, इट इज कॉल्ड ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट। टर्म को इसी तरह याद करना है, इसको ट्रांसलेशन करने की जरूरत नहीं है। ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट, आगे चलकर आपको पता चलेगा ये ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट होता क्या है। क्लियर? इन द इंटीरियर इंडिया इट इज अ मिक्सचर ऑफ वेट एंड ड्राई। अब इसके 3 हिस्से हम करेंगे, यानी हम देखेंगे अंदर किस तरह का मॉनसून क्लाइमेट है, ट्रॉपिकल मॉनसून है ओवरऑल। लेकिन अगर हम सेंटर में देखेंगे इंडिया के, तो वहां ये किस तरह का है, इट इज ए मिक्सचर ऑफ वेट एंड ड्राई। कभी ये वेट होता है, कभी ड्राई, यानी कभी बारिशें होती है तो कभी खुश्की होती है। ये इंटीरियर इंडिया की बात करते हैं हम, यानी जो लैंड लॉक्ड एरिया इंडिया का है। बात समझ आई? उसके बाद दूसरा, इन नॉर्दर्न इंडिया इट इज ह्यूमिड। अब अगर हम नॉर्थ की बात करेंगे, जिसमें हमारा रीजन भी आता है, तो यहां पर ये ह्यूमिड है, यानी जिसमें सॉरी जिसमें हमें आम तौर पर यथ कशिर पा वन कि बड़ सो डैम्प क्लाइमेट, डैम्प टाइप का क्लाइमेट होता है ये, यथ में ससर आसान। तो यहाँ बारिशें भी होती है, बर्फबारी भी होती है और गर्मी भी होती है, ठीक ठाक, समझ रहे हैं? तो ये नॉर्दर्न एरिया है। उसके बाद आता है एंड अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। वैसे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स लिखना चाहिए, क्योंकि सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इस तरह की नहीं है। तो अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट, जो वेस्टर्न घाट्स के इस तरफ है, अरबियन सी की तरफ, फिर है वेस्ट बंगाल की तरफ जो हमारा कोस्टल लाइन है, उन हिस्सों में कैसा है, इट इज वेट, यानी यहां बारिशें ज्यादा होती है। तो इसी एरिया में जो है बहुत सारी बारिशें पड़ती है, और यही वजह है कि इस एरिया को हम देखते हैं ये बिल्कुल प्लेन्स मैदानी इलाका है और अच्छे ज़रख़ेज़, और यहां पर ठीक ठाक फसलें भी उगती है। समझ रहे हैं? बिकॉज द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस इज अफेक्टेड बाय इट्स लोकेशन। अब ये ऐसा क्यों है? हमने पहले ऊपर कहा कि ट्रॉपिकल है, ये इस तरह है, ये इस तरह है। अब हमने ये क्यों कहा कि सेंटर में इस तरह का है, नॉर्दर्न एरियाज में इस तरह का है, और अगर हम पूरे वेस्ट की तरफ जाएंगे तो वहां बहुत खुश्क भी है एक एरिया में, जिसमें हमारा रेगिस्तान का इलाका आता है, और जब हम देखते हैं कोस्टल एरियाज में तो वहां पर वेट है। तो इस तरह क्यों है? उसकी वजह नीचे लिखी हुई है, बिकॉज द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस इज अफेक्टेड बाय इट्स लोकेशन, ऑल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड रिलीफ। याद रखना, लोकेशन यानी कोई जगह कहां वाक़या है, समंदर के नजदीक है, समंदर से दूर है, यह भी असर करता है। लैंड लॉक्ड है, या इसके साथ जो हवाएं वगैरह आती है, या इसकी लैंड के ऊपर किस तरह के रिलीफ है, पहाड़ है या नहीं है, अगर पहाड़ है किस डायरेक्शन में है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। समझ रहे हैं? और उसके बाद आल्टीट्यूड, सतह समंदर से बुलंदी कितनी है। ज्यादा ऊंचे एरिया पर है तो क्लाइमेट सर्द होगा,
और अगर सतह समंदर से बुलंदी के नीचे होगा तो वहां गर्मी भी हो सकती है, समझ रहे हैं। हालांकि अगर ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन के हिसाब से अगर ये दूर भी होगा तो ये सारी बातें इस पर इफेक्ट करती है। और इसी तरह डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समंदर से दूरी कितनी है, और इसके अलावा इसके खुद के रिलीफ फीचर्स कैसे हैं, इस जमीन के खादोखाल कैसे हैं, समझ रहे हैं। ये सारी चीजें इफेक्ट करती है किस पर, क्लाइमेट पर। दैट इज वाई जब हमने कहा कि इंडिया का ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप क्लाइमेट है, लेकिन इसके अलावा भी हमने 2-3 चीजों के बारे में फर्क बताया कि यहां इस तरह है, यहां इस तरह है, यहां इस तरह है। वो उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है यानी उनकी लोकेशन अलग है, उनका एल्टीट्यूड अलग है, उनका डिस्टेंस फ्रॉम सी अलग है, उनके रिलीफ फीचर्स अलग है। बात समझ आई। सो देयरफॉर वी एक्सपीरियंस रीजनल डिफरेंसेस इन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। लिहाजा हमें रीजनल डिफरेंसेस, अलग अलग रीजन्स के अलग अलग हमें मौसम लगते हैं। सो जैसलमेर एंड बीकानेर, अब हम कुछ इसमें देखेंगे कि किस किस तरह की हमें डिफरेंसेस नजर आती हैं। मिसाल के तौर पर जैसलमेर एंड बीकानेर इन द डेजर्ट ऑफ राजस्थान आर वेरी हॉट। मिसाल के तौर पर अगर हम बीकानेर और जैसलमेर का देखेंगे, ये राजस्थान के इलाके हैं, बहुत गर्म होते हैं। जब हम द्रास को देखेंगे जो हमारे बिल्कुल पास में पड़ता है, यूटी लद्दाख की, वाइल द्रास एंड कारगिल आर द फ्रीजिंग कोल्ड एरियाज इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, ये बहुत सर्द होते हैं। यानी एक तरफ ये भी इंडिया का हिस्सा है और दूसरी तरफ वो भी इंडिया का हिस्सा है। यहां पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है और वहां पर बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है। उसके बाद दूसरी मिसाल, कोस्टल प्लेसेस लाइक मुंबई एंड कोलकाता एक्सपीरियंस मॉडरेट क्लाइमेट। क्यों? कोस्टल प्लेन है, बिल्कुल नजदीक है समंदर से, गर्मियां भी वहां पर है, लेकिन चूंकि समंदर का इफेक्ट आता है तो मॉडरेट क्लाइमेट रहता है, प्लीजेंट होता है क्लाइमेट। बीइंग ऑन द कोस्ट दीज प्लेसेस आर वेरी ह्यूमिड, मगर चूंकि कोस्ट पर है तो ह्यूमिड भी है, यानी यहां पर जो नमी हवा में रहती है वो बहुत ज्यादा रहती है, डैम्प क्लाइमेट लगता है और काफी ज्यादा वो पसीने यहां लोगों को आते हैं, क्योंकि वहां पानी नजदीक है, समंदरों का पानी आबी बुखारात बन के जो ह्यूमिडिटी बढ़ाता है, समझ रहे हैं। अब देखिए आगे, ऑन वन हैंड मासिन राम इन मेघालय। अब हम मेघालय की तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएंगे तो मेघालय में बहुत ज्यादा बारिश पड़ती है। दुनिया का सबसे ज्यादा बारिश का रिकॉर्ड जहां बनता है वो मासिन राम है। एंड रिसीव्स द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेनफॉल, यहां सबसे ज्यादा क्या पड़ती है, बारिश पड़ती है। इसको हम चिरापूंजी के नाम से भी जानते हैं। व्हाइल ऑन द अदर हैंड इट माइट नॉट रेन एट ऑल इन जैसलमेर राजस्थान इन ए पर्टिकुलर ईयर। जबकि दूसरी तरफ अगर हम जैसलमेर की बात करेंगे, जिसका अभी हमने कहा कि हॉट क्लाइमेट है, वहां पर तो कभी साल भर बारिश ही पड़ती नहीं है, वो भी इंडिया का ही इलाका है। तो आपने देखा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है और काफी एक्सट्रीम लेवल की डिफरेंसेस है। एक अगर पहाड़ पर है तो दूसरा सतह समुद्र के नीचे है समझ रहे हैं। तो अब हमने यहां पर हम बार बार बात कर रहे हैं वेदर की, क्लाइमेट की बात कर रहे हैं, तो ये टर्म्स जो है थोड़ा बहुत इनके बारे में हम बात करेंगे। व्हाट इज वेदर? वेदर इज द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर। जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है, कुछ हवा जो होता है, उसमें उसकी हालत किस तरह की है, किस एतबार से, विथ रेस्पेक्ट टू विंड, यानी क्या हवाएं चल रही हैं, टेम्परेचर, उसकी दर्जे हरारत कितनी है, गर्मी कितनी है, और क्लाउडीनेस, यानी बादलों से आसमान भरा है या खुला साफ आसमान है, मॉइस्चर, जो हमने अभी कहा हवा में नमी कितनी है, और प्रेशर, हवा का दबाव कितना है, इसको हम वेदर कहते हैं। यानी जब हम ये चीजें, यानी ये जो वेदर फोरकास्ट अब आम फोन्स में भी अवेलेबल होता है, ये वेदर फोरकास्ट इतना आसान नहीं होता है, ये इन सारी चीजों को नापना पड़ता है और उसके बाद होता है। और जो हमारे सोनम लोटा साहब जो हैं बार बार इस वेदर के बारे में बात करते हैं, तो उसके पास ये सारा डाटा होता है, वो डाटा बेसिस पर कहता है, समझ रहे हैं। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी साइंस है, बहुत बड़ा इल्म है, या आगे मीटीरियोलॉजी इसको कहते हैं, जो मौसमों का इल्म जिससे हम जानने की कोशिश करते हैं। इट इज अबाउट डे टू डे चेंजेस इन एटमॉस्फेयर। तो वेदर का मतलब होता है जो डे टू डे चेंजेस होती है, आज कैसा रहा और कल कैसा रहेगा, पिछले दिन कैसा था, तो इसको वेदर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? वेदर कहते हैं। एंड और चेंजेस इन टेम्परेचर, रेनफॉल एंड सनशाइन एटसेट्रा, या ये कहेंगे हम कि वेदर का मतलब होता है ये टेम्परेचर में कितनी तब्दीली हो गई, रेनफॉल पड़ा कि नहीं पड़ा, सनशाइन है कि, यही बात वो करता है ना कि आज बारिशें होगी या मौसम साफ रहेगा या किस तरह का
आंधियां चलेंगी या क्या होगा, ये सारी चीजें, ये कंडीशंस उसमें बताई जाती है। दिस इज कॉल्ड वेदर, दिस इज कॉल्ड, सो इट इज अ डे टू डे फिनोमेनन। ये रोजमर्रा का मामला होता है, आम दिन का मौसम। उसके बाद आता है क्लाइमेट। व्हाट इज क्लाइमेट? क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर। अब हम साल भर वेदर देखते रहते हैं, अब उसकी एवरेज निकालेंगे इन ए गिवन एरिया ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। लंबे और से, मिसाल के तौर पर साल भर का हम कैलकुलेट करेंगे, फिर हम उस पर जो है जो क्लाइमेट के एतबार से दुनिया के हिस्से हमने किए, हम देखेंगे कि हम किस तरफ आते हैं। समझ रहे हैं? तो उसी बुनियाद पर हमने इंडिया को कहा है कि ये ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट की तरफ आता है। बात समझ आई? तो इट इज द एवरेज वेदर कंडीशंस व्हिच हैव बीन मेजर्ड ओवर मेनी ईयर्स। ये वो वेदर कंडीशंस होती है जो साल साल से नापी जाती है और उसके हिसाब से तयन किया जाता है कि कोई खास दुनिया का एरिया किसी खास पर्टिकुलर क्लाइमेट रीजन में किस तरह से आता है। इसी बुनियाद पर वो आता है। बात समझ आई? आगे चलकर एक और लफ्ज सीजन। अब क्या होता है? हम ये भी कहते हैं कि ये कौन सा मौसम है, उसको भी हम मौसम ही कहते हैं, क्योंकि उर्दू में हमें जो मौसम लफ्ज है ये हम बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं। हालांकि मौसम एक अलग तरीके से असल में इस्तेमाल होना चाहिए था, लेकिन हम हर चीज को मौसम ही कहते हैं। समझ रहे हैं? तो इस वजह से ये तीन अलग टर्म्स को देखना बहुत जरूरी है। हम जब लिखते हैं वो साल में 4 मौसम होते हैं, तो वहां भी हम मौसम की बात करते हैं। आज का मौसम कैसा है तो वेदर की बात करते हैं। समझ रहे? इंडिया का मौसम कैसा तो हम क्लाइमेट की बात कर रहे होते हैं। तो ये सारी बातें जो है ये हमें लग रहा है कि ओवरलैपिंग कर रहे हैं, हम एक ही चीज को ले रहे हैं। हालांकि मौसम का असल मतलब होता है मॉनसून। मौसम का असल मतलब क्या होता है? मॉनसून। वो आगे चलकर आपको पता चलेगा। यानी मौसम से इनका वास्ता तो है, लेकिन जिस तरह से हम मौसम को हर चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, हर लफ्ज को जो डिस्क्राइब करने के लिए हम मौसम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, वो सही नहीं है। तो हमें अलग अलग टर्म्स को सीखने की जरूरत है। तो यहां पर सीजन जिसको हम मौसम कहते हैं वो क्या होता है? इज ए पीरियड ऑफ द ईयर। ये खास पीरियड होता है, साल के अलग अलग हिस्से हमने कर रखे होते हैं, उसमें से हम अलग अलग पीरियड्स को अलग अलग मौसमों से जानते हैं। दैट इज डिस्टिंग्विश्ड बाय स्पेशल क्लाइमेट कंडीशंस। उसमें वो ऊपर जो हमने क्लाइमेट पढ़ा उसकी अलग स्पेशल कंडीशन होती है। मिसाल के तौर पर आज का मौसम क्या है? कोल्ड। क्यों कोल्ड है? ये कोल्ड वेदर सीजन है क्योंकि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 2-3 महीने सर्दी रहती है। तो इसको हम एक खास क्लाइमेट से जानते हैं, तो इसमें खास तरह की जो है इसकी पहचान है, तो इसको हम अलग तरीके से अलग सीजन मानते हैं। बात समझ आई? तो ये हो गए सीजन। वेदर समझ आया, क्लाइमेट समझ आया, सीजन समझ आया। सारे मौसम नहीं है। देयर आर 4 मेजर सीजन रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया। अब इंडिया के कितने सीजन है? 4 रिकॉग्नाइज्ड सीजन हैं। और जब हम जम्मू एंड कश्मीर का जो आपका लास्ट चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे आप, तो वहां पर आप जम्मू कश्मीर के बहुत सारे सीजन को आप देखेंगे, हमें इनसे भी ज्यादा है। और इसी तरह इसकी वेरिएशंस हैं। हम ओवरऑल इंडिया की बात करते हैं। समझ रहे हैं? तो कौन सा है? पहला है कोल्ड वेदर सीजन, इसको हम विंटर भी कहते हैं। दिसंबर टू फरवरी ये होता है। क्लियर? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 3 महीने, एक तरह की कंडीशन, एक तरह का क्लाइमेट, एक तरह का सीजन बन गया। बात समझ आई? और वेदर भी इसी तरह के आसपास रहते हैं। तो वेदर, क्लाइमेट और सीजन, अब यहां पर सारी चीजें आपको दिमाग में आ रही है। क्लियर? उसके बाद हॉट वेदर सीजन, दैट इज समर, यानी ओवरऑल गर्मी रहती है तो क्लाइमेट कहलाएगा। और ये कंडीशन यहां से यहां तक रहेगी तो सीजन कहलाएगा। और डे टू डे जो टेम्परेचर में गर्मी का इजाफा, कमी, ये इसको हम देखेंगे तो ये वेदर कहलाएगा। समझ रहे हैं? तो ये होता है मार्च, अप्रैल, मई। इंडिया की बात कर रहे हैं। साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन। अब इसी वजह से ऊपर आपने देखा कि हमने ट्रॉपिकल मॉनसून कहा इंडिया के क्लाइमेट को। ये रेनी सीजन होता है। क्या होता है? इसको वर्षा या बरसात भी इंडिया में कहा जाता है। जून टू सितंबर ये होता है। जून, जुलाई, अगस्त, यानी तकरीबन ये भी 3 महीने। उसके बाद सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मॉनसून। अब ये मॉनसून वापस चली जाती है। अब ये मॉनसून इट इज कॉल्ड ऑटम। ये अक्टूबर से नवंबर तक होता है। अक्टूबर, नवंबर, यानी 2 महीने। ये 2 महीने पर मुहित है। तो इसमें रोटेटिंग मॉनसून होता है
और ये जो है ये खुशक मौसम होता है पूरे इंडिया के लिए, लेकिन तमिलनाडु में बारिशें पड़ती है। उसकी वजह हम बाद में जानेंगे। कूल्ड वेदर सीजन और विंटर कब होता है, किस तरह होता है? ड्यूरिंग द विंटर सीजन द सन रेज डू नॉट फॉल डायरेक्टली इन द रीजन। अब इक्विनॉक्स को देखिए, अब हमारा इस वक्त विंटर इक्विनॉक्स चल रहा है, समझ रहे हैं? तो वो विंटर इक्विनॉक्स की वजह से क्या हो रहा है, बहुत दूर अपने एक्सकर्शन पर गया है कौन, सन। अब जब तक वो वापस नहीं आएगा तब तक हम ये सर्दियां बर्दाश्त करते रहेंगे, तो उसकी सन रेज जो हमारे ऊपर कैसी पड़ेंगी, स्लांटिंग। तो इसकी वजह से डायरेक्टली नहीं होती है सन रेज। एज अ रिजल्ट टेंपरेचर आर क्वाइट लो इन द नॉर्दर्न इंडिया। तो बहुत सर्दी होती है नॉर्दर्न इंडिया में। हॉट वेदर सीजन और समर, अब गर्मी का मौसम। इन द हॉट वेदर सीजन सन रेज फॉल ऑलमोस्ट डायरेक्टली ऑन दिस रीजन। तो ये हम किसके अंदर आते हैं, वहां हमने पढ़ा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक आ जाता है कौन, सन। तो इसका मतलब है इस साइड में भी और इस साइड में भी जो भी उसका इलाका है वो गर्मी उसमें आती है, वर्टिकली सन रेज आती है, तो हॉट सीजन आ जाता है। बात समझ आ रही है? बिल्कुल ये आसान है। अगर वो सारी बातें जो मैंने अभी तक आपको ज्योग्राफी की सिखाई, सारी बातें खुद ब खुद समझ आ जाएंगी। टेम्परेचर बिकम्स वेरी हाई, जब हर दिन सूरज अपनी आबताब के साथ आएगा, डायरेक्ट रेज पड़ेंगी, तो गर्मी बढ़ती जाएगी और बहुत बढ़ेगी। तो इसको हॉट वेदर सीजन ही कहेंगे। सो हॉट एंड ड्राई विंड इज कॉल्ड लू ब्लो ड्यूरिंग द डेज। और दिन में एक खास किस्म की गर्मी की एक हवा चलती है जिसको लू कहते हैं। बहुत सारे लोगों को ये लू लगती है और वो बीमार पड़ते हैं, इससे बहुत ब्रेन हेमरेज का खतरा भी रहता है। बहुत सारे लोगों को इससे खासकर जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको, जो नॉर्थ इंडियन प्लेन या इंटीरियर इंडिया जो है उस एरिया में बहुत सख्त गर्मी पड़ती है और इससे बहुत सारे लोगों को परेशानी होती है। उसके बाद साउथ वेस्ट मॉनसून, अब आता है रिलीफ वाला सीजन जिसमें लोगों को फिर गर्मी से निजात मिलती है। वो क्या होता है, दिस सीजन इज मार्क्ड बाय द ऑनसेट एंड एडवांस ऑफ मॉनसून। अब मॉनसून आता है, क्योंकि मॉनसून पर हमने दो सीजन, एक होता है कमिंग मॉनसून, एक होता है रिट्रीटिंग मॉनसून। तो इस वजह से हम वहां भी क्लाइमेट जो है ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप है। द विंड इज ब्लो फ्रॉम अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल टुवर्ड्स द लैंड। इनको साउथ वेस्ट मॉनसून भी कहते हैं। तो ये मॉनसून की हवाएं जो है ये अरेबियन सी के ऊपर से आती है। ये वर्ल्ड लेवल का फिनोमिनन है। जब आप ऊपर वाले क्लासेस में आप इस सारी ज्योग्राफी को फिर बाद में समझेंगे। तो अरेबियन सी के ऊपर से हवाएं चलती हैं और बे ऑफ बंगाल से आती हैं, और जब ये इन समंदरों के ऊपर से ये गुजरती हैं, ये हवाएं क्या लेंगी, ये अपने साथ मिठाई का डिब्बा क्या लेंगी, गरम हवा नहीं, क्या लेंगी, वाटर वेपर, बहुत सारा वाटर वेपर, क्योंकि यहां इस वक्त गर्मी बहुत ज्यादा थी। इससे पहले का सीजन क्या था, गर्मियों का सीजन, बहुत ज्यादा वाटर वेपर जमा हो गया। अब लो प्रेशर एरिया बेल्ट बन गया यहां इंटीरियर की तरफ, और वहां से विंड ब्लो हो गई और अंदर की तरफ घुस गई। और वो विंड कहां से आ गई, समुद्र के ऊपर से आ गई। समुद्र के ऊपर से आ गई तो ये क्या है, अपने अंदर इसमें क्या है, बहुत सारा रेन है इसमें, समझ रहे हैं? दे कैरी मॉइस्चर विद देम, इनमें बहुत ज्यादा नमी होती है। When these winds strike the mountain barrier, rainfall occurs. अब कहीं पर ये पहाड़ से टकराती है। पहाड़ से टकराने से क्या होता है, यानी आल्टीट्यूड, वहां पर आल्टीट्यूड की वजह से वहां पर सर्दी होती है, और ये गर्म हवाएं जब अचानक सर्द हो जाती है तो इनका मॉइस्चर कंटेन करने का लेवल जो है वो ड्रॉप हो जाता है, तो बारिश गिरती है। बात समझ आई? समझ रहे हैं? तो जब भी हम इस तरह का फिनोमिनन देखते हैं तो इसको मॉनसून कहते हैं। The climate of India has broadly been described as monsoon type, जैसे मैंने ऊपर लिखा ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप क्लाइमेट इसको ब्रॉडली कहते हैं। मॉनसून इज टेकन फ्रॉम द अरबिक वर्ड मौसम। आई बात समझ, असल में मौसम बोलते किसको है, तो हम सबको मौसम ही बोलते हैं, लेकिन असल में मौसम बोलते हैं मॉनसून को, विच मीन सीजन्स, जिसका मतलब होता है सीजन, यानी किस तरह का मौसम। तो इसी वजह से हम साल में 4 मौसम होते हैं लिखते हैं। फिर हम दिन के टेम्परेचर को भी, दिन के जो इस मौसम की कंडीशन रहती है उसको भी मौसम कहते हैं, क्लाइमेट को भी मौसम ही कहते हैं। ड्यू टू इंडियाज लोकेशन इन द ट्रॉपिकल रीजन मोस्ट ऑफ द रेन इज ब्रॉट बाय द मॉनसून विंडर्स। चूंकि हम हैं ट्रॉपिकल रीजन में, मॉनसून से सबसे ज्यादा बारिशें आती है, इसलिए क्या बनता है हमारा क्लाइमेट, ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट।
एग्रीकल्चर इज इन इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन रेन्स। इंडिया में, खासकर इंटीरियर इंडिया में सबसे ज्यादा इन्हीं मॉनसून हवाओं का इंतजार करते हैं लोग अपना एग्रीकल्चरल जो उनका काम होता है वो शुरू करने के लिए। लिहाजा गुड मॉनसून मीन्स एडिक्वेट रेन एंड ए बाउंटीफुल क्रॉप। लिहाजा अच्छे मॉनसून की खबर मतलब अच्छी फसलें, ये इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। समझ रहे हैं बात। उसके बाद आता है सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मॉनसून। अब तो मॉनसून साल भर नहीं रहेंगी, अब ये कमजोर होके वापस चली जाती है, रिट्रीट करती है। ये कब होता है? ये ऑटम सीजन में होता है और हमने कहा वो अक्टूबर और नवंबर में होता है। विंड्स मूव बैक फ्रॉम द मेन लैंड टू द बे ऑफ बंगाल। अब ये हवाएं वापस रुख करती है। दिस इज द सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मॉनसून, यानी अब मॉनसून वापस जा रही है। द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया पर्टिकुलरली तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश रिसीव्स रेनफॉल इन दिस सीजन। अब वो जब वो वापस जाती हैं तो वापसी पर जो ईस्टर्न घाट्स का एरिया है वहां ये हवाएं फंसती है। किसमें फंसती है? वहां ये सर्दी में फंसती है, यानी जो ऊपर जो अल्टीट्यूड की वजह से वहां सर्दी होती है। यहां से हवाएं वापस जाती है और यहां से अपने साथ, यहां बारिशें बहुत होती है, इनके साथ भी बहुत सारा मॉइस्चर होता है वापस जाते हुए भी। वो सारा मॉइस्चर वो किसको दे देते हैं? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश को। बात समझ आई? तो इस तरह से अल्लाह ने इसका सारा सिस्टम जो है पूरे इंडिया के लिए रखा है कि कहां पर किस तरह से बारिश होगी। क्लियर? अब है नेचुरल वेजिटेशन। अब हमने देखा बारिशें कितनी होती है। पहले ही फिजियोग्राफिकल डिविजन हमने पढ़ा है कि सॉइल कहां पर किस तरह की है। तो अब हम देखेंगे नेचुरल वेजिटेशन किस तरह की। द बुशेस, shrubs, flowering plants, tall trees which grow on their own। जो चीजें खुद ब खुद, खुदरऊ जिनको हम कहते हैं उर्दू में, ये खुद से उगने वाली जो अशिया होती है, दरख्त होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, on their own without interference or help from human beings are called natural vegetation। इसी को हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। ठीक? Different types of natural vegetation are dependent on different climatic conditions, among which the amount of rainfall is very important। अब मुख्तलिफ किस्म की ये नेचुरल वेजिटेशन, इसका सबसे ज्यादा इन्हिसार होता है कि किसी जगह का क्लाइमेट किस तरह का है। मैं ये क्लाइमेट ही, मैं मौसम क्यों नहीं बोलता हूं, क्योंकि मौसम से कंफ्यूजन होता है, किसको हम मौसम कहेंगे। क्लाइमेट की हम बात करते हैं, यानी ओवरऑल क्लाइमेट जो हमारे यहाँ का है वह है ट्रॉपिकल मॉनसून। तो ओवरऑल जब हम इंडिया की बात करेंगे तो ट्रॉपिकल नाम पर ही इसके जो है यहाँ के वेजिटेशन भी होगी, यहाँ के पेड़ पौधे भी होंगे। क्लियर? ड्यू टू वेरिएड क्लाइमेटिक कंडीशन इंडिया हैज अ वाइड रेंज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। चूंकि क्लाइमेट भी मुख्तलिफ जगहों का मुख्तलिफ तरीकों से वो मॉडिफाई होता है, इस वजह से वहाँ की नेचुरल वेजिटेशन भी इफेक्ट होती है। यही वजह है कि जम्मू जो हमारा रीजन है उसमें एक तरह की वेजिटेशन है, कश्मीर की अलग है, लद्दाख की अलग है। हालांकि फिजियोग्राफिकल डिवीजन अगर हम देखेंगे तो उसमें हम एक ही तरह के एरिया में आते हैं। बात समझ रहे हैं? सो द 5 टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन फाउंड इन इंडिया आर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक, ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट्स, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट्स, माउंटेन फॉरेस्ट्स, मैनग्रूव फॉरेस्ट्स। बात समझ आई? फिर से ट्रॉपिकल एवरग्रीन यानी जो ट्रॉपिक्स में वो पौधे जिनको पतझड़ नहीं आती है, जिनके पत्ते निकलते ही रहते हैं साल भर, और वो तब तक अपने एक साथ सारे पत्ते गिराते, दे आर कॉल्ड एवरग्रीन। बात समझ आई? तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। उसके बाद ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट। डिसीडियस का मतलब होता है जिनमें पतझड़ आती है, जो साल में एक वक्त में अपने पत्ते जड़ देते हैं, चाहे ऑटम में जड़ देते हैं, कुछ ड्राई सीजन यानी हॉट वेदर सीजन में भी जड़ देते हैं। समझ रहे हैं? तो उनको डिसीडियस फॉरेस्ट कहते हैं। उसके बाद आता है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। चूंकि हमारा बहुत बड़ा एरिया जो है वो डेजर्ट पर मबनी है, तो वहां पर भी कुछ जंगलात उगे हैं, लेकिन वहां पर क्या होते हैं, वहां कांटेदार वो होते हैं पेड़ पौधे। समझ रहे हैं? तो ये वहां चूंकि जो ट्रांसपायरेशन होती है गर्मी की वजह से, बहुत ज़्यादा पानी जो है दरख्तों से निकल जाता है, तो वो कांटे मॉडिफाई करते हैं उसके पत्तों को, तो इस वजह से उनमें फिर वो ज़्यादा ड्राई नहीं हो जाते हैं। तो ये आपको साइंस में ये आपको ये बात पता चलेगी।
उसके बाद आते हैं माउंटेन फॉरेस्ट्स, जिनमें हमारा हिमालय का बहुत अलग रीजन है, इसमें अलग तरह के दरख्त पाए जाते हैं, ये माउंटेन फॉरेस्ट्स कहलाते हैं। और उसके बाद आते हैं मैनग्रूव, जो सुंदरबंस का एरिया आपने पढ़ा था, वहाँ मैंने आपको कहा सुंदरी के ट्रीज, तो वह मैनग्रूव कहलाते हैं। क्या कहता है? दुनिया के बड़े मैनग्रूव सुंदरी के ट्रीज में हैं। वाई आर फॉरेस्ट्स नेसेसरी? अब ये हमने फॉरेस्ट्स के बारे में पढ़ा, ये ज़रूरी क्यों है, हमने इनकी बात क्यों की। फॉरेस्ट्स आर वेरी यूजफुल फॉर अस, दे परफॉर्म वेरियस फंक्शंस, इनके बहुत सारे काम होते हैं। प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन दैट वी ब्रीथ एंड एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। पहला काम हवा को साफ करना और इसकी चेन को बरकरार रखना, ये इनका काम है। ये लेते हैं हमसे कार्बन डाइऑक्साइड और देते हैं हमें ऑक्सीजन, जो हमारे लिए बहुत, बाकी सारे लिविंग जानवरों के लिए, पेड़ पौधों के अलावा सब ऑक्सीजन का ही इस्तेमाल करते हैं। समझ रहे हैं? द रूट्स ऑफ द प्लांट्स बाइंड द सॉइल, दस दे कंट्रोल सॉइल एरोजन। दूसरा काम, सॉइल एरोजन से ये बचाते हैं। जमीन को बहुत ज्यादा इसकी जरूरत होती है, सॉइल को अपनी जगह पर रखना, ठीक है, वो काम भी ये करते हैं। फॉरेस्ट्स प्रोवाइड अस विद टिम्बर फॉर फ्यूचर फर्नीचर, फ्यूल, वुड, फूडर, मेडिसिनल प्लांट्स एंड हर्ब्स लाइक गम, हनी एटसेट्रा। ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी हमें देते हैं, जिसमें हमें लकड़ी का, जलाने की लकड़ी का, इमारती लकड़ी का, और इसके अलावा बहुत सारी जड़ी बूटियों का हमें ज़रूरत होती है। ये सारी चीज़ें कौन देता है? जंगल फॉरेस्ट से देते हैं। फॉरेस्ट्स आर द नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ। उसके अलावा एक और काम करते हैं, ये जंगली जानवरों के कुदरती गारे हैं। दे आर होम टू ए वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स। उनके लिए कुदरत ने खुद से ये बना के रखे हैं। नेचुरल वेजिटेशन हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड टू ए लार्ज एक्सटेंट। अब मसला ये है, हमने बहुत ज़्यादा नेचुरल वेजिटेशन की तबाही हम देख रहे हैं, रोज़ बरोज़ लोग करते हैं, बिकॉज ऑफ द रेकलेस कटिंग ऑफ ट्रीज, कि बहुत ज़्यादा दरख्तों को काटा जाता है। हम नेचुरल वेजिटेशन की बात करते हैं। We should plant more trees and protect the existing ones and make people aware of the importance of trees. लिहाजा हमें इसके लिए भी काम करने की ज़रूरत है। हर शख्स जिसको ये पता है कि प्लांट्स की क्या अहमियत है, तो उनको चाहिए कि लोगों को भी वो अवेयर करे और लोगों को बताएं कि हमें कम दरख्त काटने होंगे और ज़्यादा लगाने होंगे, और जो बचे हुए अब कुछ दरख्त हमारे पास रह गए हैं उनको बचाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। खासकर जंगलात में जो हम देखते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा रूथलेस कटिंग करते हैं लोग। So we should plant more trees and protect the existing ones and make people aware of the importance of trees. We can have special programs like Wan Mahotsav. ये इंडिया में एक सालाना एक वो मनाया जाता है, दरख्त लगाने का त्यौहार मनाया जाता है, जिसको कहते हैं वन महोत्सव। ये असल में वन महोत्सव, वन का मतलब होता है जंगल, महा का मतलब होता है बड़ा, उत्सव का मतलब होता है ये बड़ा दिन, यानी जंगलों के लिए हम बहुत बड़ा दिन मनाते हैं इस दिन, समझ रहे हैं? तो वही है वन महोत्सव। टू इन्वॉल्व मोर पीपल इन द मेकिंग ऑफ आवर अर्थ ग्रीन, तो ताकि हम जमीन को सरसब्ज शादाब बनाएं। अब आती है वाइल्ड लाइफ। There are thousands of species of animals and a large variety of reptiles, amphibians, mammals, birds, insects and worms which dwell in the forest naturally is called wildlife. पहले वाइल्ड लाइफ होती क्या है? जो कुदरती तौर पर जंगलों में बसते हैं, जिनको इंसान नहीं पालते हैं, जिनमें मुख्तलिफ किस्म के एनिमल्स आते हैं, मुख्तलिफ किस्म के रेप्टाइल्स यानी सांप बिच्छू आते हैं, एम्फीबियंस आते हैं यानी जो ज़मीन पर भी खुश्की पर भी रहते हैं, और वो यानी मगरमच्छ वगैरह, इनको एम्फीबियंस कहते हैं। मैमल्स दूध देने वाले जानवर, बर्ड्स परिंदे उड़ने वाले जानवर, इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकोड़े, वर्म्स जो ज़मीन के अंदर वो कीड़े होते हैं, समझ रहे हैं? तो ये सारे के सारे मिलकर वाइल्ड लाइफ बनाते हैं। क्लियर? वाइल्ड एनिमल्स ऑफ इंडिया। अब हम देखेंगे वाइल्ड एनिमल्स हमारे कितने हैं। द टाइगर, द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, इज फाउंड इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ कंट्री। हमारा सबसे जिस पर गर्व है इंडिया को, दैट इज कॉल्ड इंडियन टाइगर, जो बंगाल टाइगर के नाम से भी मशहूर है। तो ये सुंदरी के जंगलों में ही रहता है, समझ आई बात? तो और इसको वहाँ के लोग अपनी भाषा में बाघ कहते हैं। क्या में आगो बाघ, हम गार्डन को बाघ कहते हैं, लेकिन ये इसको भाग कहते हैं। भाग का मतलब यानी दैट्स टाइगर, बंगाल टाइगर। गिर फॉरेस्ट इन गुजरात इज द होम ऑफ एशियाटिक लायन। आपने देखा होगा शेर बब्बर जिसको हम कहते हैं, एशियाटिक लायन, ये काफ़ी दुनिया में सबसे मशहूर तरीन शेर है, जिसकी मेन होती है वो सिर के गिरद बाल होते हैं।
तो ये खूबसूरत सा शेर जो होता है ये एशियाटिक लाइन गुजरात के गिर जंगलों में पाया जाता है। एलिफेंट्स एंड वन हॉर्न rhinoceros आर फाउंड इन फॉरेस्ट्स ऑफ आसाम, और आसाम के जंगलों में हाथी और एक खास किस्म का एशिया का रेनो पाया जाता है जिसका एक नाक के ऊपर सींग होता है। और जब हम अफ्रीका के उन रेनोज की बात करते हैं उनके दो होते हैं, ये खास किस्म का है, वन हॉर्नड है ये। एलिफेंट्स आर फाउंड इन केरला एंड कर्नाटका में और केरला में भी हाथी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। केमल एंड वाइल्ड आसिस आर फाउंड इन गुजरात, ग्रेट इंडियन डेजर्ट एंड रन ऑफ कच्छ। यानी जो हिंदुस्तान का ये मैंने ग्रेट इंडियन डेजर्ट को गुजरात शायद पढ़ा, तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट यानी राजस्थान के एरिया में, या रन ऑफ कच्छ जो गुजरात का एरिया है, दैट इज़ वाई ये मेरे दिमाग में था कि ये गुजरात, ये मिले हुए हैं, राजस्थान और गुजरात आपस में मिले हुए हैं, तो रन ऑफ कच्छ के एरिया में भी। और इस एरिया में सबसे ज़्यादा यानी जिसको हम डेजर्ट एरिया कहते हैं, वहाँ पर जंगली गधे और इसके अलावा कुछ जंगली ऊंट भी पाए जाते हैं, और लोग भी पालते हैं, बहुत सारे ऊंट वहाँ हैं। उसके अलावा वाइल्ड गोट, स्नो लेपर्ड्स, बेयर्स एटसेट्रा आर फाउंड इन हिमालय। ये हम देखते हैं यहाँ भालू बहुत सारे होते हैं, और आपके ससुराल वालों को भी कभी कभी डराने आते हैं तो ये जो है वाइल्ड गोट, स्नो लेपर्ड्स, बेयर्स एटसेट्रा, दे आर ऑल जो ये माउंटेन एरियाज में यहाँ के जो हमारे जो हिमालय का एरिया है उस एरिया में पाए जाते हैं। बिसाइड्स दीज many other animals are found in our country such as monkey, wolf, jackal, नीलगाय, चीतल एटसेट्रा। इसके अलावा भी बहुत सारे और वैरायटीज़ हैं जिनमें बहुत सारे किस्म के बंदर पाए जाते हैं, और वुल्फ भेड़िए जिनको हम कहते हैं वो, और जैकल ये मैंने शाल वनंज लोमड़ियाँ पाई जाती है, नीलगाय होती है यहाँ, और चीतल वगैरह ये रूस्कट एक किस्म की होती है तो वो पाई जाती है। उसके बाद बर्ड्स ऑफ इंडिया, यानी इंडिया में बर्ड्स कितने हैं। इंडिया इज इक्वली रिच इन बर्ड लाइफ, बहुत सारी बर्ड लाइफ यहाँ पर है। द पीकॉक इज अवर नेशनल बर्ड, ये आपको ज़्यादा है, यानी पीकॉक जो इसका जो खूबसूरत सा जानवर दुनिया का इनमें परिंदों में। अदर कॉमन बर्ड्स आर पैर्स, पिजन्स, मैना, गीज, बुलबुल एंड डक्स। इन सब के मीनिंग आपको पता है, यानी मैना होती है, पिजन यानी कबूतर होते हैं, गीज यानी जिनको हम हंस कहते हैं, अंजी मन मनंच, बुलबुल होते हैं, और डक्स बतखें होती हैं, ये सारी के सारे जानवर। देयर आर सेवरल बर्ड सेंचुरीज विच हैव बीन क्रिएटेड टू गिव बर्ड्स देयर नेचुरल हैबिटेट। और बहुत सारी बर्ड सेंचुरीज इंडिया में बनाई गई है ताकि वहाँ पर ये कुदरती तौर पर अपना वो हैबिटेट कायम रख सके और उसमें वो फले फूलें, और वहाँ पर मारने की इनको इजाज़त नहीं होती। दीज प्रोवाइड द बर्ड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम हंटर्स, और ये वहाँ पर फिर बसने के लिए जाते हैं और यहाँ पर उनको मारने की इजाज़त नहीं होती। हालांकि कहीं पर भी असल में मारने की इजाज़त नहीं होती है, शिकार खेलने की इजाज़त आमतौर पर नहीं होती है, लेकिन फिर भी लोग चोरी छुपे कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अकॉर्डिंग टू बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी देयर आर अराउंड 72 बर्ड सेंचुरीज। ये इसके हिसाब से यानी इंडिया में 72 बर्ड सेंचुरीज हैं, और इसके अलावा 1210 बर्ड स्पीशीज़ इंडिया में पाई जाती हैं, यानी मुख्तलिफ किस्म की 1210 किस्म के परिंदे पाए जाते हैं। वेरी लार्ज है ना, और कितने खूबसूरत होंगे। उसके बाद आते हैं रेप्टाइल्स ऑफ इंडिया, और आप जानते हैं इंडिया में कोबरा को एज नेशनल रेप्टाइल की तरह माना जाता है। देयर आर अराउंड 610 स्पीशीज ऑफ स्नेक्स, 610 स्नेक्स के टाइप्स हैं इंडिया में, फाउंड इन इंडिया। कोबरा एंड क्रेट्स आर इंपॉर्टेंट अमंग देम, और इनमें सबसे ज़्यादा कोबरा और वो जो आम किस्म का वो सांप होता है वो यहाँ पर पाया जाता है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ड्यू टू कटिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड हंटिंग सेवरल स्पीशीज ऑफ वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया आर डिक्लाइनिंग रैपिडली। अब चूंकि हमने पहले जंगलात पढ़ा, इसलिए क्योंकि जंगलात ही असल में इनकी भी प्रोटेक्शन है, तो जंगल कटेंगे तो ये भी बेचारे परेशान होंगे और ये भी खत्म हो जाएंगे, और ये होता भी रहा है, और इस वजह से हमारी वाइल्ड लाइफ को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। मेनी स्पीशीज हैव ऑलरेडी बिकम एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट का मतलब है अब ये दुनिया में नापैद हो गए हैं, खत्म हो गए हैं, और इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देम मेनी नेशनल पार्क, सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्वेयर्स हैव बीन सेट अप। और अब इनके लिए जगहें फराहम की जाती है, उनको हम मुख्तलिफ नामों से हम याद करते हैं, जिस तरह हमने अभी बर्ड सेंचुरी कहा, और इसी तरह इसमें नेशनल पार्क्स होती है, सेंचुरीज होती हैं, और बायोस्फीयर रिजर्वेयर्स होते हैं। और ये कितने इंडिया में लगाए गए? देयर आर 106 नेशनल पार्क्स, 106 नेशनल पार्क्स हैं, 567 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं।
वो बर्ड सेंचुरीज ऊपर हमने पढ़ी, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, यानी यहां पर बाकी जानवरों के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। 18 नोटिफाइड बायोस्फीयर रिजर्वियर्स, ये इंडिया में इन जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाया गया है। द गवर्नमेंट हैज़ आल्सो स्टार्टेड प्रोजेक्ट टाइगर, ये मैंने आपको बताया है कि उनकी टाइगर बहुत, ये तो शान मानी जाती है इंडिया की। एंड द प्रोजेक्ट एलिफेंट, और एलिफेंट को भी बहुत सारी जगहों पर इसको भी टास्क्स के लिए इसको भी मारा जाता है। अब उसके लिए भी एक प्रोजेक्ट जारी किया गया है, जिस तरह प्रोजेक्ट टाइगर पहले से था। वी शुड आल्सो कंट्रीब्यूट इन कंजर्विंग वाइल्ड लाइफ, हमें भी इसकी तरफ बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि फूड चेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अगर कहीं पर भी ब्रेक करेंगे तो बहुत परेशानी होगी। वी शुड रिफ्यूज टू बाई थिंग्स मेड फ्रॉम पार्ट्स ऑफ बॉडीज ऑफ एनिमल्स सच एज देयर बोन्स, हॉर्न्स, फर, स्किन एंड फेदर्स। हमें वो सारी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए जो बर्ड्स के मुख्तलिफ चीज़ों से बनाई जाए या एनिमल्स के मुख्तलिफ चीज़ों से बनाई जाए। इससे क्लियरली ये इंडिकेशन जाएगा कि हंटर जो है हंट नहीं करेंगे, समझ रहे हैं। सो एवरी ईयर वाइल्ड लाइफ वीक इज ऑब्जर्व्ड इन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, और इसी तरह जो पहला अक्टूबर का पहला हफ्ता जो होता है वो वाइल्ड लाइफ वीक के तौर पर मनाया जाता है, टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ कंजर्विंग द हैबिटेट ऑफ एनिमल किंगडम। वन महोत्सव के साथ साथ हम ये भी मनाते हैं, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर वाइल्ड लाइफ को लोगों तक ये पहुँचाना कि वाइल्ड लाइफ कितनी ज़रूरी है, ये बात भी पहुँचानी है हमारे। तो ये हो गए इंडिया की पूरी जो हमारी जो नेचुरल हैबिटेट हैं इनका, और जो हमारा फॉरेस्ट एरिया है, जो हमारा क्लाइमेट है, उस सब के बारे में हमने सरसरी एक जायज़ा लिया, और अब आपको ये बहुत कुछ आपके दिमाग में आ गया होगा। लेट अस सी व्हाट इज इन द एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली, बिल्कुल शॉर्ट आंसर आपको देना है। विच विंड्स ब्रिंग रेनफॉल इन इंडिया, व्हाई इज इट सो इंपॉर्टेंट? साउथ वेस्ट मॉनसून इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? विंड्स ब्रिंग रेनफॉल इन इंडिया, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट? बिकॉज एग्रीकल्चर इन इंडिया डिपेंड्स ऑन मॉनसून रेन्स। क्लियर? साफ आंसर है ना? सो गुड मॉनसून मीन्स अ गुड क्रॉप फॉर इंडिया। नेम द डिफरेंट सीजन्स इन इंडिया, आप मुख्तलिफ सीजन्स की आपको बात करनी है। कोल्ड वेदर सीजन दैट्स विंटर, हॉट वेदर सीजन दैट्स समर, साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन दैट्स रेनी, एंड सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मॉनसून दैट्स ऑटम, आर डिफरेंट सीजन्स ऑफ इंडिया। कोई मसला नहीं है इनमें। व्हाट इज द नेचुरल वेजिटेशन? प्लांट्स दैट हैव इवॉल्वड नेचुरली, इसमें बर्ड्स कुछ भी लिख सकते हैं, सब जो भी, सॉरी ये नेचुरल वेजिटेशन जिसमें प्लांट्स आप लिख सकते हैं, श्राबस, ट्रीज, मुख्तलिफ किस्म के, सबको प्लांट्स कहते हैं। ग्रास, प्लांट्स दैट हैव इवॉल्वड नेचुरली विदाउट द असिस्टेंस ऑफ ह्यूमंस, लेकिन इंसान ने उनकी मदद नहीं की है, केयर नहीं किया है, इज नोन एज नेचुरल वेजिटेशन, उसी को हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। टिक द करेक्ट आंसर, अब सही जवाब को टिक मारनी है। द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेनफॉल ऑकर्स इन मार्कंडा, अभी पढ़ा हमने, ठीक है। उसके बाद वाइल्ड गोट्स एंड स्नो लेपर्ड्स आर फाउंड इन हिमालयन रीजन, और उसके बाद ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मॉनसून पीरियड द मॉइस्चर लेडन विंड्स ब्लो फ्रॉम, कहां से आती है ये? लैंड टू सी, वो बे ऑफ बंगाल, और वो मैंने आपको वहां जोर दे के पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स। हॉट एंड ड्राई विंड्स नोन एज लू ब्लो ड्यूरिंग द डे इन समर्स, ये मौसमी गर्मा में बहुत ऊपर, मैंने ये आपको बताया, ये पॉइंट आउट मैंने वहां किया था। द स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु रिसीव्स अ ग्रेट अमाउंट ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग द सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मॉनसून, ये भी मैंने क्लियरली बताया आपको। और इसके बाद हम देखते हैं गिर फॉरेस्ट, गिर के जंगल जो है इन गुजरात इज द होम ऑफ एशियाटिक लायन। क्लियर? और थैंक्स अ लॉट, ये 40 मिनट के अंदर अंदर हो गया। ओके, एक मतलब फिर सुनना तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा।